DRA का कोर्स करने के बाद क्या हम फील्ड में डायरेक्टली काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? तो मेरा आंसर है नहीं। आप डिप्लोमा का कोर्स करके डायरेक्टली आप फील्ड में काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते और कितनी परसेंट जानकारी होती है आपके पास डिप्लोमा का कोर्स करने के बाद? यानी कि जो एयर कंडीशनर का कोर्स करते हैं आप, वो करने के बाद आपके पास कितनी नॉलेज होती है, आज समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को मिस नहीं करना है। उससे पहले बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को फेसबुक पर देखना तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम टॉपिक की बात करते हैं कि आप डिप्लोमा का जब कोर्स करते हैं तो उसके बाद फील्ड में आप कितना काम कर सकते हैं। सिर्फ आप सर्विसिंग कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल सर्विसिंग नहीं कर सकते। सिर्फ आप फ़िल्टर क्लीन कर सकते हैं, आउटडोर का कंडेंसर आप क्लीन कर सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि क्या हम डायरेक्टली फील्ड में काम कर सकते हैं डिप्लोमा का कोर्स करने के बाद? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ, मैं कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, इसलिए धैर्य रख कर के वीडियो को पूरा देखिए। तो आपके पास जानकारी ये होती है कि कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है। जैसे कि बड़े बड़े स्पेयर पार्ट, छोटे छोटे स्पेयर पार्ट आपको नहीं बताए जाते हैं डिप्लोमा में। जो आप कोर्स करते हैं इंस्टीट्यूट में, उसमें नहीं बताए जाते हैं। जो स्मॉल स्मॉल पार्ट होते हैं उसके बारे में नहीं बताया जाता है, नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि जो जहाँ पे इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर सभी प्रकार के एयर कंडीशनर नहीं अवेलेबल होते हैं। बहुत पुराने जो एयर कंडीशनर होते हैं वही एयर कंडीशनर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और पुराने कबाड़ रेफ्रिजरेटर अवेलेबल होते हैं। अलग अलग तरह के रेफ्रिजरेटर और अलग अलग तरह के एयर कंडीशनर वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ आपको मेन पार्ट बताया जाता है, कंप्रेसर कहाँ पे होता है, कंडेंसर कहाँ पे होता है, और कूलिंग कॉइल कहाँ पे होता है, ब्लोअर कहाँ पे होता है, ब्लोअर मोटर कहाँ पे होता है, ये चीज़ बताया जाता है। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, इसको समझना है। कोर्स तो आप कर लेते हैं, हाँ ये तो पता हो जाता है कंप्रेसर क्या काम करता है एयर कंडीशनर में, ये तो पता हो गया। इंस्टीट्यूट में बता दिया गया, आपको थियरी लिखवा दिया गया कि कंप्रेसर के क्या कार्य होते हैं, कंप्रेसर क्या काम करता है, कंप्रेसर कैसे रन करता है, कंप्रेसर कैसे स्टार्ट होता है, कैसे रन करता है, ये तो बता दिया जाता है। लेकिन अगर कंप्रेसर ख़राब हो जाए, आपको खोलना पड़े, कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़े, तो क्या क्या आप कंप्लीट प्रोसेस क्या 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 होता है, ये नहीं बताया जाता है वहाँ पे। सिर्फ आपको ये बताया जाता है हाँ कंप्रेसर ख़राब हुआ, इस तरह से चेक करना है, उसके टर्मिनल चेक करने होते हैं, टर्मिनल में अगर रीडिंग नहीं मिलती है तो कंप्रेसर ख़राब माना जाता है, ये बता दिया गया, और रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। लेकिन रिप्लेसमेंट कैसे करना है ये नहीं बताया जाता है, ये नहीं बताया जाता। ये आपको खुद प्रैक्टिकल मैनुअली आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे चेंज किया जाता है, कैसे रिप्लेसमेंट किया जाता है कंप्रेसर को। तो कंप्रेसर को रिप्लेसमेंट करने का पूरा प्रोसेस जो होता है मैं अभी बताऊंगा। उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, पहले तो आपने टर्मिनल चेक किया, आपने फाइंड कर लिया कि हाँ कंप्रेसर ख़राब है, कंप्रेसर को तो फाइंड कर लिया आपने। अब क्या करना है, उसमें सबसे पहले रेफ्रिजरेंट को रिलीज करना है उसमें से। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो ये भी नहीं बताया जाता है कैसे स्टोर किया जाता है, अपने अगर सिलेंडर में स्टोर करना चाहते हैं तो ये नहीं बताया जाता है। आप स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए। रिस्टोर आपने कर लिया, या तो आपने रिलीज़ कर दिया, उड़ा दिया, सारे रेफ्रिजरेंट को वेस्ट कर दिया। वेस्ट करने के बाद क्या होता है, आपको जो उसमें वाल्व लगा होता है, जहाँ चार्जिंग लाइन का वाल्व होता है, उसे आपको निकालना होता है ब्रेजिंग सेट स्टार्ट करने से पहले। आप ये देख सकते हैं इमेज में, ये होता है चार्जिंग वाल्व। इसे आपको दोनों में सक्शन लाइन से डिस्चार्ज लाइन से दोनों को निकाल लेना है। उसके बाद ब्रेजिंग आपको स्टार्ट करनी है। सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन आपको छुड़ा लेना है, ब्रेजिंग करना नहीं सिखाया जाता है। ब्रेजिंग करना अगर सिखाया भी जाता है तो छोटे छोटे पतले पाइप में वहाँ पर ब्रेजिंग करवाया जाता है, लेकिन प्रोफेशनल वहाँ पे नहीं बताया जाता, उसे आपको खुद सीखना पड़ता है। अब उससे पहले
उससे पहले आपको कंप्रेसर तक पहुंचना कैसे है ये तो कतई नहीं बताया जाता है। आपको स्क्रू खोलना है और कौन कौन सा लाइन, कौन कौन सा डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन कौन कौन सा खोलना है, ये सब नहीं बताया जाता है। ये सब आपको मैन्युअली करना पड़ता है। अब देखिए इस वीडियो से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने इंस्टीट्यूट में कोर्स किया है तो आपके अंदर कितनी नॉलेज है। इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा, तब आप समझ पाएंगे कि क्या आप फील्ड में काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। तो रेफ्रिजरेंट को रिलीज़ कर देते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन को हम छुड़ा देते हैं ब्रेजिंग सेट से। छुड़ाने के बाद नया कंप्रेसर वहाँ पे हम लगाते हैं। पुराना कंप्रेसर निकालने के बाद, नया कंप्रेसर लगाने के बाद फिर से हम ब्रेजिंग सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन को ब्रेजिंग कर देते हैं। उससे पहले ध्यान रहे कि कंप्रेसर नया ब्रेजिंग करने से पहले आपको कंप्रेसर चला करके देख लेना है क्या उसका पंपिंग सही है। हाथ से अंगूठा से दबा करके ऐसे देखना है आपको कि क्या डिस्चार्ज लाइन डिस्चार्ज कर रहा है, सक्शन लाइन क्या सक कर रहा है, खींच रहा है। उसे आपको ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर आपने ब्रेजिंग कर दिया तो कंप्रेसर रिप्लेसमेंट नहीं होता है, कंप्रेसर वापस ही नहीं होता है। इसलिए आपको चेक कर लेना चाहिए। ये हो गया, आपको ब्रेजिंग करना है। उसके बाद आपको ब्रेजिंग कर दिए सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, फिर आपको गैस चार्जिंग उसमें करना है। उसका भी एक प्रोसेस होता है। आपको पूरा सिस्टम फ्लश करना होता है। कंप्रेसर इंस्टॉल करने से पहले, कंप्रेसर इंस्टॉल बाद में करना है, पहले फ्लश कर लेना है पूरे सिस्टम को, इंडोर को, आउटडोर को। अगर विंडो एसी है तो कंडेंसर को अलग और कूलिंग कॉइल को अलग आपको फ्लश कर लेना। फ्लश हो गया, उसके बाद कंप्रेसर को इंस्टॉल करते हैं। कंप्रेसर इंस्टॉल हो गया, फिर उसके बाद हमें वैक्यूम करना है। लीकेज चेक करने के बाद वैक्यूम करना है, अच्छी तरह से वैक्यूम करना है। डबल स्टेज का अगर आपके पास वैक्यूम पंप है तो अच्छे से आप वैक्यूम कर सकते हैं। 1 टन एसी से लेकर के 2 टन, 2.5 टन, 3 टन तक का एसी आप वैक्यूम कर सकते हैं ड्यूल स्टेज वैक्यूम पंप से। तो वैक्यूम करना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप गैस चार्जिंग कैसे करना है उसका वीडियो बना रखा हूँ, उसको देखिए और सीखिए। तो गैस चार्जिंग कर लिए, ये तो हो गया कंप्रेसर की। अब हमें हो गया इंडोर में, जैसे कि टोटली मैं बता रहा हूँ। इंडोर में ब्लोअर मोटर अगर ख़राब है, ब्लोअर मोटर कैसे रिप्लेस करना है सिर्फ बता दिया जाता है, हाँ रिप्लेस कर देना है, लेकिन खोलना कैसे है ये तो आपको ही सीखना पड़ेगा ना। क्योंकि उनके पास सारी कंपनी के एसी तो है नहीं कि खोल करके दिखाया जाए कि हाँ इस तरह से मोटर बाहर निकलेगा, इस तरह से कूलिंग कॉइल बाहर निकलेगा, इस तरह से जो हमारा वाटर ड्रेन है वह बाहर निकलेगा। ये तो नहीं बताया जाता है, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे आपको आइडिया लग रहा होगा कि मेरे पास कितनी नॉलेज है कोर्स करने के बाद। तो अब ये तो हो गया, मोटर हमें कैसे निकालना है, कूलिंग कॉइल कैसे निकालना है, वाटर ड्रेन कैसे निकालना है, वाटर ट्रे कैसे निकालना है बाहर। उसके बाद ये सब आपको पता होगा तभी आप कर सकते हैं। तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग स्पेयर पार्ट फिट होते हैं उसमें, तो अलग अलग खोलने के लिए आपको समझना पड़ेगा। आप जब एक बार देखेंगे ना कोई भी सिस्टम, एक बार देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह से इसमें इंस्टॉल किया गया है और कैसे अनइंस्टॉल करना है मोटर को, पीसीबी को, कूलिंग कॉइल को, और वापस से फिर उसी तरह। लेकिन ध्यान में रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखिए, सारी ज़िंदगी आपके काम में आने वाली है जो मैं बता रहा हूँ। कोई भी स्पेयर पार्ट अनइंस्टॉल करने से पहले आप अपने माइंड में बैठा लें कि यह, जैसे कूलिंग कॉइल, जैसे पीसीबी आप खोल रहे हैं, मोटर खोल रहे हैं, तो मोटर खोलने से पहले कौन कौन सा कवर उसके ऊपर लगाया गया है, किस तरह से प्रोटेक्शन उसके ऊपर लगाया गया है मोटर को, उसे आप अपने माइंड में बैठा लें। अगर माइंड में नहीं बैठा सकते हैं तो वीडियो आप क्लिक कर लें या फिर पिक्चर क्लिक कर लें, ताकि आपके लिए आसान हो जाए बाद में इंस्टॉल करने पर। तो अनइंस्टॉल कर लें, अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से उसी तरह से सेम इंस्टॉल कर दें। क्योंकि ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अगर स्पेयर आप प्लास्टिक उसमें कवर जो भूल जाते हैं तो इंस्टॉल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बैठता ही नहीं है, मोटर बैठेगा ही नहीं, बाद में साउंड करेगा, अच्छे से नहीं बैठेगा, कोई स्क्रू टाइट नहीं होगा और कवर उसका टाइट नहीं होगा। इसलिए आप अच्छे से उसे देख लें। कोई भी कूलिंग कॉइल खोलने से पहले कंप्रेसर, कंडेंसर और आउटडोर फैन मोटर, आउटडोर का फिंस और आउटडोर कवर, फ्रंट कवर, साइड कवर जो भी है, उसे खोलने से पहले आप नोट कर लें अपने दिमाग में कि किस तरह से मैं उसे अनइंस्टॉल कर रहा हूँ।
तो इस तरह से होता है। अब आपको यह वीडियो देखने के बाद आइडिया लग गया होगा कि आपने इंस्टीट्यूट में कोर्स किया है तो आपके पास कितनी नॉलेज है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इसी तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।